हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का यूनिट 3। और यूनिट 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे हर्बल कॉस्मेटिक्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी कॉस्मेटिक की डेफिनेशन होती है कि कोई भी आर्टिकल जिसको हम लोग रब करते हैं, पॉर करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रे करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं ह्यूमन बॉडी की किसी भी पार्ट पे क्लिनजिंग के लिए, उस पार्ट की क्लिनजिंग के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए, उस पार्ट को उसकी अट्रैक्टिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर उसकी अपीयरेंस में कोई भी चेंज करने के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हर्बल कॉस्मेटिक आता है। तो हर्बल कॉस्मेटिक की डेफिनेशन होती है कि ऐसे कॉस्मेटिक्स जिनको हम लोग प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है। कौन से प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज़ करके बनाते हैं? ऐसे प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज़ करके बनाते हैं जिन प्लांट प्रोडक्ट्स में कॉस्मेटिक एक्शन होता है। उसके बाद हम लोग एडवांटेजेस देखते हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स की। तो फर्स्ट एडवांटेज जो है वो है सेफ़ टू यूज़। जब अगर हम लोग कंपेयर करें दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स से, तो उनके कंपैरिजन में जो हमारे हर्बल कॉस्मेटिक्स होते हैं दे आर सेफ़ टू यूज़। ठीक है। क्योंकि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए होते हैं, तो लोगों को अपने स्किन कंडीशंस के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें केमिकल कॉस्मेटिक्स की, तो उस वजह से होता है कि हमारे स्किन में रैशेस हो जाएँ या फिर कुछ इचीनेस वगैरह हो स्किन में। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग हर्बल कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं तो इस हमारी स्किन में किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे हमारा ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, और जो हमारा BHT है यानी कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन है, ये सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स है और इनको यूज़ किया जाता है एज प्रिजर्वेटिव्स इन लिपस्टिक्स एंड मॉइस्चराइजर्स। ठीक है। लेकिन ये जो है ये क्या कर सकते हैं, ये स्किन के अंदर हमारे एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं, और ये जो है ये कार्सिनोजन भी होते हैं, यानी कि ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स भी होते हैं। इसलिए ऐसे कॉस्मेटिक्स को यूज़ करना जिनके अंदर BHA और BHT होता है, ये जो है वो सेफ़ नहीं है। ठीक है। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स जो होते हैं इनमें BHA और BHT ऐसे सब सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। इसके बजाय जो हमारे हर्बल कॉस्मेटिक्स होते हैं इनमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा विटामिन C हो गया। ठीक है। इसलिए ये जो हमारे हर्बल कॉस्मेटिक्स है दे आर सेफ़ टू यूज़ एज़ कम्पेयर टू केमिकल या फिर सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स। उसके बाद सेकंड जो एडवांटेज है वो है कंपैटिबल विद ऑल स्किन टाइप। ठीक है। आपका स्किन डार्क हो, फेयर हो, आपको अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन, आई शेडोज़, लिपस्टिक, ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स जो है ये मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर किसी भी वुमेन की अगर ऑयली स्किन है या फिर सेंसिटिव स्किन है, वो भी उनको यूज़ कर सकती है। क्या होता है कि अगर हम लोग केमिकल कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं तो हमारी ऑयल, वो उसकी वजह से ऑयल प्रोड्यूस होता है स्किन में, तो स्किन में और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से और ज़्यादा हमारी जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है। और जो हमारी सेंसिटिव स्किन होती है उसमें हो सकता है कि रैशेस वगैरह हो जाए केमिकल कॉस्मेटिक्स की वजह से। जो केमिकल कॉस्मेटिक्स हैं वो सूट नहीं करते हैं कई लोगों को, तो उस केस में हम लोग जो है वो हर्बल कॉस्मेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इनसे हमको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है। इसके एग्जांपल से हमको बताया हुआ है कि कोल्टार डिराइव्ड जो कलर्स हैं वो उनको हम लोग यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स में, और ये जो कोल्टार डिराइव्ड कलर्स होते हैं ये कैंसर कॉज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन नेचुरल जो हम लोग कलर्स यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग हर्ब से ऑब्टेन करते हैं, जो हमको हर्ब से मिलते हैं, दे आर सेफर टू यूज़। ठीक। उसके बाद थर्ड एडवांटेज है ऑल नेचुरल, यानी कि इंग्रेडिएंट्स जो है वो ना तो हमको केमिकली हम लोग इनको ऑब्टेन करते हैं, ना सेमी सिंथेटिकली प्लांट और फ्लोर एक्सट्रैक्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स में। और इनमें जो है कॉस्मेटिक एक्शंस के अलावा इनके अंदर बहुत सारे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे हमारा विटामिन E हो गया। ठीक है। जो कि हमारी स्किन को हेल्थी और ग्लोइंग रखता है। इसके अलावा और भी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है फिट्स योर बजट, यानी कि अगर हम लोग कंपेयर करें टू केमिकल कॉस्मेटिक्स, तो हमारे जो हर्बल कॉस्मेटिक्स हैं वो काफ़ी सस्ते आप लोग को मिल जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है नो साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि जो हर्बल कॉस्मेटिक्स होते हैं उनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक्स अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ एप्लीकेशंस, यानी कि उस कॉस्मेटिक को किस जगह पे अप्लाई किया जाना है उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स का। पहला जो होता है वो हमारा स्किन केयर होता है, यानी कि जिसको हम लोग स्किन पे अप्लाई करते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा हेयर केयर होता है, यानी कि जिनको हम लोग जो चीज़ हम लोग हमारे बालों के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा जो होता है वो अदर्स आते हैं। ठीक है। तो पहला जो होता है वो हमारा स्किन केयर है। स्किन केयर में हमारे पास आता है स्किन क्लींजर, जैसे हमारे फेस वॉश हो गए, साबुन हो गए। ठीक है। उसके बाद मॉइस्चराइजर्स, जैसे हमारे मॉइस्चराइजर जो होता है वो क्या करते हैं, हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा थर्ड जो है वो है नरिशर्स। नरिशर्स क्या करते हैं, हमारी स्किन को हाइड्रेशन के अलावा जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और
असेंशियल जो ऑयल्स होते हैं स्किन के लिए वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे एंटीसेप्टिक्स हो गए, उसके अलावा सूदिंग एजेंट्स जो हमारी स्किन को स्मूथ अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे सनस्क्रीन्स हो गए, ठीक है, जो हम लोग धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन को यूज़ करते हैं। उसके अलावा एंटी रिंकल एजेंट्स हो गए जो झुर्रियों को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और एंटी एजिंग एजेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा एंटी एक्ने यानी कि एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए इनको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हेयर केयर में हमारे पास डिटर्जेंट्स यानी कि जो हमारे शैम्पूज़ हो गए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास कंडीशनर्स है, और हमारे पास हेयर कलरेंट्स है, हेयर ग्रोथ प्रोमोटर्स यानी कि बाल बढ़ाने के लिए जो भी हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं। उसके अलावा एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ वगैरह जो भी हैं हमारे। उसके अलावा अदर्स में हमारे पास आते हैं परफ्यूम्स आते हैं, टल्कम पाउडर यानी कि जो हम लोग पाउडर यूज़ करते हैं, जैसे हमारा पॉन्ड्स वाला पाउडर है, और ये सब कुछ नेल पेंट्स हमारी। उसके बाद में ओरल केयर प्रोडक्ट्स जैसे हमारे टूथपेस्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें हमको पढ़ना है कि ये जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे हमारे फिक्स्ड ऑयल्स हो गए, वैक्सेस, गम्स, कलर्स, परफ्यूम्स, प्रोटेक्टिव एजेंट्स, ब्लीचिंग एजेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इनका सोर्स क्या है, ठीक है। इनके इनके बारे में हमको थोड़ा देखना है कि इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं स्किन केयर में, ठीक है, हेयर केयर में, और हमारे जो ओरल प्रोडक्ट्स हैं उन सब चीज़ों में हम इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं, यही देखना है हमको। सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अब एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है हमारा वो है हमारा फिक्स्ड ऑयल्स। फिक्स्ड ऑयल्स जो होते हैं वो एस्टर्स होते हैं ग्लिसरीन्स के और हाई मोलिकुलर वेट वाले फैटी एसिड्स के, ठीक है। ये आर ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरीन विद फैटी एसिड्स ऑफ हाई मोलिकुलर वेट। ये हमको प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। और इनमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज प्रेजेंट होती है। किसमें? फिक्स्ड ऑयल्स में काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज प्रेजेंट होती है। प्लांट्स के सीड से हमको ये मिलता है, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि हमको ये प्लांट से मिल रहा है तो प्लांट्स के किस पार्ट से मिल रहा है? प्लांट्स के सीड से हमको मिलता है फिक्स्ड ऑयल्स। उसके अलावा एनिमल्स में हमको सबक्यूटेनियस या फिर रेट्रोपेरिटोनियल टिश्यूज से मिलता है फिक्स्ड ऑयल्स, ठीक है। उसके बाद में फिक्स्ड ऑयल्स जो होते हैं वो 15.5 से लेकर के 16.5 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। और अगर हम लोग 16.5 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे अगर ये सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर इनको हम लोग फैट्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी कि इनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो फिक्स्ड ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इट इज़ लेस देन 1। ये जो फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, और ये पेपर पे परमानेंट स्टेन छोड़ देते हैं। उसके बाद में डिस्टिल नहीं किया जा सकता इनको, यानी कि डिस्टिलेशन जैसे हम लोग करते हैं कि किसी भी लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं, लिक्विड को हीट करने के बाद उसके जो वेपर्स होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं और उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे हमको जो हमारा लिक्विड है उसका प्योर फॉर्म मिल जाता है। लेकिन हमारा जो फिक्स्ड ऑयल्स है उसके केस में हम लोग ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। और जो अलग अलग फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं उनका अपना अपना एक स्मेल होता है। अगर ये जो फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं ये ज़्यादा टाइम के लिए अगर एयर, मॉइस्चर या फिर लाइट के कांटेक्ट में रहते हैं तो इसकी वजह से इनमें एक रैंसिड ऑर्डर डेवलप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखें तो पहला जो एग्जाम्पल है इसका वो है हमारा आमंड ऑयल। आमंड ऑयल का जो सिनोनिम है वो है प्रूनस कम्युनिस, प्रूनस एमिगडालस बैट्स, प्रूनस कम्युनिस एरकैन, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें हम लोग तो ये प्रूनस एमिगडालस सीड्स के एक्सप्रेशन से हमको मिलता है। एक्सप्रेशन मतलब होता है कि किसी भी प्लांट मटेरियल मतलब कोई भी एक्सट्रैक्ट करना, किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो हमको प्रूनस एमिगडालस और की जो प्रूनस एमिगडालस की जो वैरायटी होती है डकलिस, जो कि हमारा स्वीट आमंड है, उससे हम लोग को उसके सीड से एक्सप्रेशन के थ्रू हमको मिलता है। या फिर हमको प्रूनस एमिगडालस जिसकी वैरायटी अरमारा है, जिसको हम लोग बिटर, जो हमारा बिटर आमंड होता है उसके सीड्स के एक्सप्रेशन से मिलता है ये, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग आमंड ऑयल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो आमंड ऑयल के अंदर ग्लिसराइड्स प्रेजेंट होती हैं ऑलिक एसिड के, ठीक है, जो कि 62 to 86% होता है। लिनोलिक एसिड की ग्लिसराइड्स प्रेजेंट होती है जो कि 17% होती है। पामेटिक एसिड की ग्लिसराइड प्रेजेंट होती है जो कि 5% होती है। मेरिस्टिक एसिड की प्रेजेंट होती है जो कि 1% होती है। इसके अलावा पाल्मिटोलिक एसिड इसके अंदर होता है, मार्गेरिक एसिड होता है, स्टेरिक एसिड होता है, लिनोलेनिक एसिड होता है, एराकिडिक एसिड होता है, गैडोलिक एसिड होता है, ठीक है, बेहेनिक एसिड होता है, और यूरिक एसिड होता है। इसके अलावा जो हमारा बिटर आमंड ऑयल होता है इसके अंदर बेंजल्डिहाइड होता है और 2 to 4% इसके अंदर हाइड्रोसायनिक एसिड होता है, ठीक है। और जो हमारा प्योरीफाइड
वॉलेटाइल ऑयल होता है बिटर आलमंड का, उसका जो हाइड्रो साइनिक एसिड होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, तो उसके अंदर सिर्फ बेंजल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ सोर्स याद करना है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद करने हैं और यूजेस के बारे में आपको 1-2 लाइन्स लिख देनी है, बस इतना ही पढ़ना है हमने इसको, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा बता दिया है इसमें। ठीक है, तो ये नोट्स के लिए आपको याद रहेगा, बाकी आपको याद थोड़ा थोड़ा सा इसमें से याद कर लेना। ठीक है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स याद कर लेना और उसके बाद में 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद कर लेना और यूजेस याद कर लेना बस। ठीक है, तो अगर हम इसको यूजेस देख लेते हैं, तो आलमंड ऑयल जो होता है उसको हम लोग एमोलिएंट एज ए एमोलिएंट यूज़ करते हैं। एमोलिएंट यानी कि हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है और इसको यूज़ किया जाता है एज ए इंग्रेडिएंट्स इन कॉस्मेटिक्स, इसको एज ए लग्जरी यूज़ किया जाता है। और एमोलिएंट हमने देख लिया, आज हमने देखा एमोलिएंट यूज़ किया जाता है। उसके बाद में एज अ वाइकल यानी कि एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है ऑयली इंजेक्शंस के लिए, और इसके एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी की वजह से इसको एक्ने में भी यूज़ किया जाता है और इसको मॉइस्चराइजेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारा लिनोलिक एसिड होता है इसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेकंड हमारा है कोकोनट ऑयल्स, इसका जो सोर्स है वो है ड्राइड सॉलिड पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, यानी कि कोकोनट के एंडोस्पर्म का जो ड्राइड सॉलिड पार्ट है उससे हम लोग इसको एक्सप्रेशन के थ्रू इसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जो हमारा कोकोनट होता है उसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है कोकोज न्यूसीफेरा। ठीक है, इसकी जो फैमिली होती है वो होती है पाम में। हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 95% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं 8 to 10 कार्बन आइटम्स के साथ। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं कैप्रिलिक एसिड जो कि 2% होता है, कैपरिक एसिड 50 to 80%, लॉरिक एसिड होता है 3%, मिरिस्टिक एसिड होता है अबाउट 1%। इसके अलावा इसमें विटामिन के होता है और विटामिन ई होता है। ठीक है, इसके अगर हम लोग यूजेस की देखें तो इसमें काफ़ी अमाउंट में विटामिन ई प्रेजेंट होता है, के प्रेजेंट होता है और आयरन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है एज अ हेयर कंडीशनर। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसकी वजह से हमारे जो एक्ने वगैरह हैं होते हैं स्किन पे और डैंड्रफ वगैरह होते हैं, तो इन सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो फैटी एसिड्स होते हैं और कोकोनट ऑयल के अंदर उसको यूज़ किया जाता है हमारे डैमेज हेयर को ठीक करने के लिए और डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए। ठीक है, एज अ एंटी डैंड्रफ यूज़ किया जाता है उसको। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है, तो ये हमारी स्किन को स्किन की एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है और स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग रखता है। ठीक है, उसके अलावा जो इसके अंदर जो लॉरिक एसिड प्रेजेंट होता है उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए इसको अभी मैंने बताया कि एक्ने और पिंपल्स को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैप्रिलिक एसिड के अंदर एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होती है, तो हमारे जो इन्फेक्शन हो जाते हैं स्किन पे, यीस्ट इन्फेक्शन या फिर स्किन में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन वगैरह जिसकी वजह से होती है, फिर पिंपल्स हो गया, एक्ने हो गया, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले केस में यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अराकीज़ ऑयल। इसका जो सोर्स है ये हमको अराकीज़ हाइपोगिया के सीड्स से मिलता है और ये भी हम लोग ये हमको एक्सप्रेशन के थ्रू मिलता है। इसकी जो जो हमारी अराकीज़ हाइपोगिया है उसकी जो फैमिली होती है वो होती है लेग्यूमिनोसी या फिर फैबेसी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसके वो है ग्लिसराइड्स होते हैं फैटी एसिड्स के, जो कि होते हैं हमारे ऑलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, कैप्रिलिक एसिड। उसके अलावा इसके अंदर कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे बीटा कैरोटीन है, ल्यूटीन है। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर ट्राइटरफिनॉइड अल्कोहल प्रेजेंट होता है जो कि हम साइक्लोएटिनॉल। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इसमें स्टेरॉल। कौन सा स्टेरॉल प्रेजेंट होता है इसमें? स्टेरॉल कौन कौन से प्रेजेंट होता है इसमें? स्टिग्मा स्टेरॉल प्रेजेंट होता है और बीटा सिटोस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर टोकोफेरॉल्स प्रेजेंट होते हैं, स्क्वालिन प्रेजेंट होते हैं, हाइपोजिन प्रेजेंट होते हैं और एराकिडिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें तो एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो हमारा अराकीस ऑयल होता है ये हमको ग्राउंड नट से मिलता है। ठीक है, जो मूंगफली का तेल होता है उसको हम लोग अराकीस ऑयल बोलते हैं। ठीक है, तो मॉइस्चर रिच एंटीऑक्सीडेंट्स फाउंड इन रूट ऑफ अ पीनट प्लांट आर ऑफन यूज इन क्रीम कंडीशनर, शैम्पूज, बॉडी वॉशेस बिकॉज ऑफ द कैफिक एसिड फाउंड विद इन प्लांट रूट। यानी कि जो हमारा पीनट प्लांट की जो रूट्स होती है उसके अंदर कैफिक एसिड प्रेजेंट होता है और उस कैफिक एसिड के अंदर उस एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसको कंडीशनर्स में यूज़ किया जाता है, शैम्पूज़ में यूज़ किया जाता है और बॉडी वॉशेस में यूज़ किया जाता है। ये जो हमारे बालों की जो जड़ें होती हैं उनको मजबूत बनाता है और स्किन की इलास्टिसिटी को प्रोलॉन्ग करता है। ठीक है, यानी लूज स्किन होने से बचाता है। उसके अलावा इसके अंदर जो हमारा ग्राउंडनट वाला प्लांट होता है उसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है, रिजर्वाट्रोल, जो कि हमारे जो प्लांट होता है उसके रूट्स और लीव्स दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो एज लाइंस जो होती है उसको मतलब उनको छुपाता है ना, और स्किन स्किन की शाइनिंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है,
उसके अलावा जो हमारे इसके अंदर बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, बीटा कैरोटीन जो होता है उसको वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए के अंदर, और विटामिन ए जो होता है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि स्किन को डैमेज जो कि सेल्स को डैमेज होने से बचाती है, ठीक है। उसके अलावा जो ऑलिक एसिड होता है इसको हम लोग हेयर कलरिंग में यूज़ करते हैं और मेकअप प्रिपरेशन प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं। लॉरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड वगैरह जो है इनको स्किन केयर में यूज़ किया जाता है, शेविंग में यूज़ किया जाता है, पर्सनल क्लीननेस के लिए यूज़ किया जाता है। और एलिक एसिड और स्टेरिक एसिड जो है उसको हम लोग लिपस्टिक्स में यूज़ करते हैं, और जो मैनिक्योरिंग प्रिपरेशन यानी कि मैनिक्योर करने की जो प्रिपरेशन होती है उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है वैक्सेस। तो वैक्सेस भी जो है वो सिमिलर होते हैं फिक्स्ड ऑयल्स के, लेकिन हमारा जो फिक्स्ड ऑयल जो थे उसमें जो अल्कोहल था वो ग्लिसरीन था, जबकि वैक्सेस जो है यहाँ पे जो अल्कोहल है वो ग्लिसरीन के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो वैक्सेस होते हैं वो एस्टर्स होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के और अल्कोहल के, और वो जो अल्कोहल है वो ग्लिसरीन के अलावा कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें वैक्सेस की, तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है बीज वैक्स। जो सोर्स होता है बीज वैक्स का वो हमको जो बीजवैक्स होती है वो हमको मिलती है एपिस मेलिफेरा और दूसरी एपिस स्पीसीज़ के बीज के हनीकॉम्ब से, यानी कि उनके छाते से, ठीक है। फैमिली जो होती है वो होती है एपिडे इनकी, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं बीजवैक्स के वो होते हैं लिपिड्स होते हैं, जैसे कि वैक्स, म्यूरिसिल, पामिटेट, ठीक है। 80% तक होता है वैक्स एसिड्स, जैसे कि हमारे सेरोटिक एसिड जो कि 15% होता है, ऑलेट एस्टर्स होते हैं, एरोमेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अलावा जैसे हमारी सेरोलिन होती है, कोलेस्ट्रिल एस्टर होती है, लिग्नोसेरिक एसिड होती है, म्यूरिसिल अल्कोहल होती है, एरिल अल्कोहल होती है, विटामिन ई होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है। उसके अलावा अगर हम लोग यूजेस की बात करें तो इसको लिपस्टिक के प्रिपरेशंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। फेस क्रीम्स की प्रिपरेशंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको डेंटल प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, लिप बाम बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, लिप ग्लॉस बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, हैंड क्रीम्स बनाने में यूज़ किया जाता है, मॉइस्चराइजर्स बनाने में यूज़ किया जाता है, आई शेडो में यूज़ किया जाता है, ब्लश बनाने में यूज़ किया जाता है, आई लाइनर्स जो होते हैं हमारे वो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो मस्टैक वैक्स जो होती है वो बनाने में यूज़ किया जाता है, हेयर पोमोड्स यानी कि जो जेल यूज़ करते हैं हम लोग बालों में, जो जेल लगाते हैं लड़के लोग उसके लिए यूज़ किया जाता है, और सोप्स और परफ्यूम में स्मेल ऐड करने के लिए बीज वैक्स को यूज़ किया जाता है, बीज वैक्स को लोशंस में यूज़ किया जाता है, क्रीम्स में यूज़ किया जाता है, और लिप चैप यानी कि जब हमारे होंठ फट जाते हैं सर्दियों के टाइम पे तो उस केस में भी हम लोग बीज वैक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पैराफिन वैक्स, जिसको हम लोग हार्ड वैक्स भी बोलते हैं। तो पैराफिन वैक्स या फिर हार्ड वैक्स को हम लोग रशियन मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ऑयली होता है, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना हुआ होता है। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये हमको पेट्रोलियम से मिलते हैं, ठीक है। इसको एंटी एजिंग एजेंट्स के फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है, और डैमेज स्किन की ट्रीटमेंट के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके फॉर्मुलेशंस में इसको यूज़ किया जाता है। इसको एज ए एंटी इचिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है, ड्राई या फिर फ्लेकी स्किन के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। स्किन इन्फ्लामेशन जैसे कि हमारा डर्मेटिटिस है उस केस में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इक्थियोसिस यानी कि एक कंडीशन जिसमें स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा प्रूरिटिस जो है यानी कि ड्राई या फिर जो इचिंग होती है स्किन की हमारी एजिंग की वजह से उस केस में इसको यूज़ किया जाता है, और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में हम लोग यूज़ किया जाता है, और कॉस्मेटिक में यूज़ किया जाता है स्किन में मॉइस्चर को लॉक करने के लिए, ठीक है। इसको एमोलिएंट यानी कि स्किन को स्मूथ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ओपन पोर्स के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है वैक्स का वो है हमारा स्पर्मासेटी। तो ये एक सॉलिड वैक्स होता है जो कि हमको हेड और ब्लैबर से मिलता है स्पर्म वेल के, ठीक है। स्पर्म वेल का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है फाइस्टर मैक्रोसिफेलस, ठीक है। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है फाइस्टेरिडे। कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके होते हैं स्टाइल पाल्मिटेट, स्टाइल मेरिस्टेट, स्टाइल लॉरे, स्टाइल स्टेरेट, ठीक है। यूजेस की अगर हम लोग बात करें तो स्टाइल पाल्मिटेट जो है उसको मॉइस्चराइजर की तरह यूज़ किया जाता है और कैरियर ऑयल की तरह यूज़ किया जाता है फ्रेगनेंसेस के लिए, क्योंकि ये नेचुरल ऑयल से सिमिलर होता है, ठीक है। जो नेचुरल ऑयल जो हमारी ह्यूमन स्किन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उससे सिमिलर होता है हमारा सेटाइल पामिटे, ठीक है। और इसके अलावा इसको स्पर्मासेटी जो है इसको एज अ बेस यूज़ किया जाता है क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एंटीऑक्सीडेंट्स।
तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है ये मेजर कॉमन मैकेनिज्म है स्किन की एजिंग के लिए और डर्माटोलॉजिकल कंडीशंस के लिए। यूवी रेडिएशन जो होता है ये मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स लीड टू ऑल्टरेशन इन कनेक्टिव टिश्यू ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लिपिड पेरोक्साइड्स एंड रिलेटिव ऑक्सीजन स्पीसीज विच रिजल्ट्स इन सेवरल स्किन डिसऑर्डर्स। यानी कि अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज हो रही है उसके अगर हम लोग कॉन्टीन्यूस कॉन्टैक्ट में रहें, ठीक है, यानी कि जैसे अगर हम लोग धूप के अगर हम लोग हमारी स्किन अगर धूप के कॉन्टीन्यूसली कॉन्टैक्ट में रहे तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से हमारी स्किन में लिपिड पेरोक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू में ऑल्टरेशन होता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारी स्किन में अलग अलग तरह के डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, जैसे स्किन का एजिंग होना, रिंकल्स वगैरह ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है ये प्रिवेंट करते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। और इस फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करके ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेटेड रिएक्ट विद वेरियस बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन द स्किन एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्किन डिसऑर्डर्स। यानी कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो हमारी स्किन में प्रोड्यूस हो रही थी वो हमारी स्किन के अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और स्किन डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं, ठीक है। तो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो यूवी रेडिएशन मीडिएटेड ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होता है उसको रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो डिजीज़ होती है वो भी अपने आप ही डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वह हमारा स्पिनच यानी कि पालक, पेपर हमारा ब्लैक टी, ब्रोकली, ग्रीन टी, कैरेट, पोटैटो, ब्लैकबेरी, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कलर्स। नेचुरल डाइज जो होती हैं वो नेचुरली ऑकरिंग सोर्सेज से जैसे हमको मिलती है, जैसे प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट से मिलती है, इंडिगो से मिलती है, सैफरन से मिलती है। इंसेक्ट्स, कौन से इंसेक्ट से मिलती है, तो ये कॉर्शिनल पिटल से मिलती है। एनिमल से मिलती है जैसे मॉलस्क्स की कुछ स्पीसीज से मिलती है और शेलफिश से हमको मिलती है। और मिनरल्स जैसे कि हमारे फेरस सल्फेट हो गए, क्ले हो गए, इन सब से हमको नेचुरल डाइज मिलती है, ठीक है, यानी कि नेचुरल कलर्स मिलते हैं। उसके अलावा लिप केयर प्रोडक्ट्स में जो नेचुरल कलरेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो हमको प्लांट से मिलते हैं, जैसे हमारा बीटरूट का प्लांट हो गया, ठीक है, बीटरूट यानी हमारा चुकंदर का प्लांट हो गया, एनेक्टो से, पोमेग्रेनेट, कैरेट, टर्मरिक, स्ट्रॉबेरी, पपाया, टोमेटो, ग्रेप्स, ब्लूबेरी, इन सब से हमको मिलती हैं और ये हम लोग लिप केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। उसके अलावा हेयर केयर प्रोडक्ट्स में हम लोग को हेयर केयर प्रोडक्ट्स में जो हम लोग कलर्स यूज़ करते हैं वो हमको हैना यानी कि मेहंदी जो होता है हमारा उससे मिलती है। बीट यानी कि जो हमारा चुकंदर का पेड़ होता है उससे हमको मिलती है, ठीक है। लॉजन एक ब्राउन पिगमेंट होता है जो कि मेहंदी में प्रेजेंट होता है, वो उसको यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक्स में डाइंग पर्पज़ के लिए, ठीक है, यानी कि उसके कलर करने की प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। मोस्टली हेयर और नील कलर में इसको यूज़ किया जाता है। किसको, लॉसन को। लॉसन कहाँ से मिलता है हमको, लॉसन हमको मिलता है मेहंदी के पेड़ से, ठीक है। लॉसन एक पिगमेंट होता है जो कि मेहंदी के पेड़ में प्रेजेंट होता है। उसके नेक्स्ट हमारा बीटरूट है। बीटरूट को हेयर कलर में यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग में यूज़ किया जाता है और शैम्पू में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है हमारा कलर्स का, जो हमारा पहला एग्जांपल है वो हमारा कॉशिनियल है। कॉशिनियल जो होता है वो क्रिम्सन या फिर जो हमारी कार्मिन डाई होती है यानी कि ब्राइट रेड जो कलर होता है हमारा उसका नाम होता है। इसका जो सोर्स होता है वो होता है कॉशिनल इंसेक्ट, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल नेम है डैक्टिलोपियस कोकस। फैमिली जो होती है इसकी कॉकिडे होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके होते हैं कार्मेनिक एसिड। कार्मेनिक एसिड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फीमेल कोकिनियल इंसेक्ट से और उसको ट्रीट किया जाता है और फिर उससे हमारा कार्मीन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके यूजेस होते हैं कलर, इसके जो यूजेस होते हैं हमारे कोशिनियल के वो होते हैं हमारे ऑइंटमेंट्स और पिल्स को कलर करने में इसको यूज़ किया जाता है। लिपस्टिक्स में इसको यूज़ किया जाता है, फेस पाउडर्स में यूज़ किया जाता है, ब्लशेस में इसको यूज़ किया जाता है और आई कॉस्मेटिक्स में जैसे हमारा आई शेडोज होगा उसमें इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सैफरन, जिसको हम लोग कैसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। ये हमको स्टिग्मा स्टाइल से मिलता है, क्रॉसा सटाइवस लेनियस की, ठीक है। फैमिली जो है इसकी वो है इरिडियसी और इसके कॉन्स्टेंट्स हैं क्रोसिन, क्रोसेटिन, क्रोसिन, सैफरनल। विटामिन ए प्रेजेंट होता है इसके अंदर, विटामिन बी 12 होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, जिंक, ये सब चीज़ में प्रेजेंट होती है। क्रोसिन जो होता है वो कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सैफरन के येलो ऑरेंज कलर के लिए। और क्रोसिन और क्रोसेटिन जो होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसा अभी मैंने पहले एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आपको बताया, तो ये सब प्रॉपर्टी जो है वो सैफरन के अंदर जो क्रोसिन और क्रोसेटिन प्रेजेंट होता है उसमें होती है। यूजेस की अगर हम इसकी बात करें तो लाइटन स्किन टोन या स्किन को गोरा बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक्ने को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे क्रोसिन और क्रोसेटिन सैफरन के अंदर वो हेल्प करते हैं हेयर लॉस प्रिवेंट करने में, एंटी एरिथमा इफेक्ट्स ऑन योर स्किन यानी कि जो स्किन पे जो रेड रैशेस हो जाते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, रिंकल्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है और जो हमारी छुट्टियाँ हो जाती है स्किन पे उनको रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा है ना मेहंदी, जो हम लोग जानते हैं सब। इसका सोर्स यानी कि मेहंदी के पेड़ का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है लॉसोनिया अल्बा या फिर लॉसोनिया लिनेरियस, ठीक है।
कॉन्स्टेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके कॉन्स्टेंट होता है लॉसन इसमें प्रेजेंट होता है 0.5 से लेकर के 1% तक। 5 to 10% इसके अंदर गैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, वाइट रेजिन प्रेजेंट होता है, टैनिन प्रेजेंट होते हैं और ज़ैंथोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यूजेस की तो लॉसन जो होता है वो प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ और ये काफ़ी अच्छा कंडीशनिंग एजेंट होता है। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं बर्न्स में या कहीं यानी कि कहीं जल वल जाता है तो हम लोग मेहंदी को यूज़ कर सकते हैं। वुंड्स यानी कि घाव पे हम लोग यूज़ करते हैं और एज अ कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं हेयर कलर में और नेल कलर्स में। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।